Good morning, students. Today we will start with the next chapter, that is synthetic dyes. Synthetic dyes जो हैं, स्पेशली जब हम डाइज के बारे में बात करते हैं तो वो पदार्थ या वो सब्सटेंसेस जो कि कलर इम्पार्ट करें, जिससे कि हमें कलर की प्राप्ति हो, ऐसे सब्सटेंसेस को हम डाइज कहते हैं। बहुत पुराने ज़माने से ही डाइज़ का उपयोग अलग अलग कार्यों के रूप में किया जाता था। ये डाइज़ नेचुरल डाइज़ भी हो सकते हैं, ये डाइज़ जो हैं सिंथेटिक भी हो सकते हैं। नेचुरल डाइज़ में सबसे ईजीएस्ट और नेचुरल डाई जो हमें पेड़ों से प्राप्त होता है या हमें और किसी भी एनवायरमेंटल उपलब्धता की चीज़ों से प्राप्त होता है, उन डाइज़ को हम नेचुरल डाइज़ में क्लासिफाई करते हैं। इसका एक बहुत ही जो सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है, जैसा कि हम सभी को पता है कि वो पौधा जिसको कि हम फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं या हम उसको टेसू के फूल भी कहते हैं, ये आम तौर पे ऑरेंज कलर के उपयोग के लिए लाया जाता था। ऐसे ही हल्दी, ऐसे ही पेड़ों के एक्सट्रैक्ट, जैसे हल्दी येलो कलर के लिए, पेड़ों के एक्सट्रैक्ट हरे रंग के लिए, या फिर नील की खेती भी की जाती थी इनिशियली, जो कि नीला रंग उपलब्ध कराता था। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि युगों युगों से हम डाइज़ का प्रयोग अपने कपड़े रंगने के लिए, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कि हम खान पान में भी उनको कलर देना चाहते हैं, उसके लिए जो है हमें नेचुरल प्रोडक्ट्स से ही हमें उनकी प्राप्ति होती थी। परंतु समय के अनुसार जैसे जैसे हम आगे बढ़े, वैसे वैसे डिफरेंट कलर्स जो हैं वो सिंथेसाइज भी किए जाने लगे। तो ऐसे कंपाउंड्स जो कि सिंथेसाइज किए जाने लगे कलर इम्पार्ट करने के लिए, उनको हम सिंथेटिक डाइज के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो ये सिंथेटिक डाइज एक्चुअली मैन मेड हैं या आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड हैं, जो कि कलर्स इम्पार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच इम्पार्ट कलर, ऐसे ऑर्गेनिक पदार्थ जो कि कलर देते हैं या कलर इम्पार्ट करते हैं, किसके लिए? फूड प्रोडक्ट्स में भी दे सकते हैं, फाइबर्स में भी दे सकते हैं, वॉल्स कलरिंग के लिए भी देते हैं, और ये स्टेबल होते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, यानी सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या है, फेड आउट नहीं होते हैं। Previously, dyes are obtained from trees, plants, animals, so as to dye various fibers. तो ये जो हैं, ये एक्चुअली कैसे डाइज थे? जो कि नेचुरल डाइज थे। सबसे पहले 1856 में W.H. पर्किन प्रिपेयर्ड सिंथेटिक डाई। सबसे पहले W.H. पर्किन के द्वारा 1856 में सिंथेटिक डाई को बनाया गया। He prepared Perkin violet dye from impure aniline, which mostly contained N-phenyl phenosafranin and its homologues. यानी जो कंपाउंड इस पर्किन्स वॉयलेट डाई में था वो इम्प्योर एनिलिन था, और इस एनिलिन में भी N-phenyl phenosafranin और उसके ही जैसे कुछ कंपाउंड्स थे जो कि वॉयलेट कलर इम्पार्ट करते थे। तो ये जो डाई था सबसे पहले पर्किन के द्वारा बनाया गया, तो उन्होंने अपने ही नाम पर पर्किन वॉयलेट डाई इसका नाम डाला। किसी भी पदार्थ का कलर कैसा हो, कैसा वो हमें दिखेगा, ये सब लाइट से रिलेटेड किया जा सकता है। जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं, हम पढ़ भी चुके हैं, कलर ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन द डाई विच इज़ प्रेजेंट इन इट। किसी भी सब्सटेंस का कलर या डाई का उसकी वजह से है जो कि उसके अंदर प्रेजेंट है। विच इज़ प्रेजेंट इन इट एन इंसिडेंट लाइट, यानी किस तरह की लाइट में वो दिखता है, ऐसा हमें डाई का कलर भी प्राप्त होता है। व्हेन वाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन एनी सब्सटेंस, जब भी कभी श्वेत लाइट जो है, वाइट लाइट जो है, वो किसी भी पदार्थ पे पड़ेगी, या तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी या वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। इफ लाइट इज टोटली रिफ्लेक्टेड,
then substance appears to be white, and if it is totally absorbed, substance will appear black. तो एक्चुअली लाइट की अनुपस्थिति में हमें किसी भी सब्सटेंस का कोई कलर दिखाई नहीं होगा। ये लाइट ही है जिसकी उपस्थिति में हमें कोई भी कलर जो है वो दिखाई पड़ेगा। अब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई भी पदार्थ जो कि लाइट की, जिस पर की लाइट पड़ेगी, या तो वो सारी की सारी लाइट उस पे से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और यदि सारी लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो हमें सफ़ेद दिखाई देगा। परंतु यदि वो पूरी की पूरी लाइट जो है एब्जॉर्ब हो जाएगी तो वो पदार्थ हमें काला दिखाई देगा। तो ये तो हो गया कि किस तरह से कोई पदार्थ सफ़ेद या काला नज़र आएगा। परंतु हमें पता है कि बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स और उसमें भी शेड्स भी अलग अलग हमें दिखते हैं। If a substance absorbs some part of light and reflects some part of it, then the color of substance is the complementary color of the absorbed light. तो जो बाकी के कलर्स हैं वो हमें क्यों दिखाई पड़ते हैं? क्योंकि जब उस पर लाइट गिरती है तो उसमें से कुछ लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, बाकी एब्जॉर्ब हो जाएगी। पर जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा, एब्जॉर्ब्ड लाइट का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई सब्सटेंस हरा है, फॉर एग्जाम्पल इफ अ सब्सटेंस इज ग्रीन इन फॉर एग्जाम्पल इफ अ सब्सटेंस एब्जॉर्ब्स ग्रीन लाइट, कोई भी पदार्थ जो है क्या है, ग्रीन लाइट अब्जॉर्ब कर रहा है, वो कैसा दिखता है, वॉयलेट दिखता है। कारण ये कि वॉयलेट कलर जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है ग्रीन कलर के। इन द विजिबल रीजन ऑफ लाइट, wavelength of different parts, their color and complementary colors are depicted in this table. तो ये जो टेबल है ये हमें बताती है कि कौन सी लाइट अब्जॉर्ब होगी या कौन सा कलर एब्जॉर्ब करके हमें दिखेगा कैसा वो कलर। तो पहला एग्जांपल जैसे हम लेते हैं कि पर्पल जो है वो एब्जॉर्ब्ड लाइट है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें कैसे दिखेगा, येलो ग्रीन कलर का दिखेगा। और यहाँ पर साइड में वेवलेंथ नैनोमीटर्स में दी गई हैं। तो हमें पता है कि हर लाइट जो है वो जो लाइट है वो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स की रेडिएशन से मिल के बनी हुई है, इसीलिए हमें वो वाइट लाइट दिखती है। तो जब भी विबग्योर के बारे में हम बात करते हैं और सनलाइट के बारे में बात करते हैं तो हम क्या मानते हैं कि सनलाइट हमें कैसी दिखती है, वाइट दिखती है। परंतु वो किससे मिलके बनी हुई है, वो डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट से मिलके बनी हुई है। सारी की सारी वेवलेंथ्स मिली हुई हैं, इस वजह से वो हमें कैसा दिखता है, सनलाइट एक तरह से हमें वाइट लाइट दिखता है। लेकिन यदि डिफरेंट डिफरेंट हम वेवलेंथ्स देखते हैं तो वो अलग अलग कलर्स की दिखती है। तो पर्पल का कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा हुआ, येलो ग्रीन, जिसकी की वेवलेंथ कितनी है, 400 to 435 नैनोमीटर्स। ऐसे ही ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री है येलो, ग्रीन ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री है ऑरेंज, ब्लू ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री है रेड। तो इसका वेवलेंथ कितना है, 490 से 500 डिग्रीज 490 से 500 नैनोमीटर्स। ऐसे ही ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री है वॉयलेट, वो येलो ग्रीन का पर्पल, येलो का ब्लू, ऑरेंज का ग्रीन येलो, रेड का ब्लू ग्रीन, जिसका की वेवलेंथ कितना है, 605 से 750 नैनोमीटर्स है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसी टेबुलर फॉर्म हम बना सकते हैं जिसमें कि एब्जॉर्ब्ड कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा होगा, यानी हमें दिखेगा कैसा, और वो कौन सी वेवलेंथ रीजन में फॉल करता है। अब आगे हम आते हैं स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ अ डाई। फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स मस्ट बी प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस इफ इट वर्क्स लाइक अ डाई। यानी कोई भी कंपाउंड एक डाई के रूप में हम कब प्रयोग में ला सकते हैं, या किसी कंपाउंड को हम कहें कि ये एक डाई है, वो कब पॉसिबल है। जैसे पहली उपस्थिति क्या है, प्रेजेंस ऑफ अ क्रोमोफोर। क्रोमोफोर, क्रोमा वर्ड से ही मतलब है कलर, मीनिंग ये जो है ग्रीक वर्ड है क्रोमाफोर। तो ग्रीक वर्ड क्रोमोफोर में क्रोमा जो मीनिंग है वो कलर के लिए है, फोर का मतलब है बियर, यानी वो पदार्थ जिसमें कि कलर है उसको ही हम क्रोमाफोर में क्लासिफाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू ओएन विट, some functional groups present in the compound impart color to the compound. These are called as chromophores and important chromophores are following. तो ये कहा गया कि किसी भी पदार्थ में कुछ फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो कि उस पदार्थ को कलर देते हैं।
ऐसे ग्रुप्स को हम क्रोमोफोरिक ग्रुप्स भी कहते हैं। और जो इम्पोर्टेंट क्रोमोफोरिक ग्रुप्स हैं वो इस तरह से दिए हुए हैं, जैसे NO, NO2, N2, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड S, C डबल बॉन्ड N एंड सो ऑन। यहाँ पर एक विशेषता हम इन सारे ग्रुप्स में देख रहे हैं कि ये कैसे ग्रुप्स हैं, ये अनसैचुरेटेड ग्रुप्स हैं, यानी इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की उपस्थिति है। तो हमारा कहने का अभिप्राय ये है कि ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स जिसमें कि अनसैचुरेशन प्रेजेंट हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, वही ग्रुप्स जो हैं क्रोमोफोरिक ग्रुप्स होंगे। वाई? बिकॉज ये ग्रुप्स ही ऐसे हैं जिसमें पाई टू पाई स्टार, पाई टू सिग्मा स्टार एक्साइटमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, और जब ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे एंड बैक जाएंगे तभी वो कलर जो है इम्पार्ट हो सकता है। तो यदि ये अनसैचुरेटेड ना होके सैचुरेटेड होंगे तो उसमें ओनली जो एक्साइटमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन होगा वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार होगा, जो कि कलर इम्पार्ट नहीं करता है। तो वो जो वेवलेंथ रीजन है जिसमें कि कलर इम्पार्ट होता है, वहाँ पर सिग्मा टू सिग्मा स्टार या नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ही जो है इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन होना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि वो फंक्शनल ग्रुप्स जिसमें कि अनसैचुरेशन होगा, आइदर डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स को ही हम क्रोमोफोरिक ग्रुप्स में क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। फिर इसमें जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सोक्रोम्स, those groups which themselves do not impart color but shifts the absorption of light to higher wavelength, means increase the intensity of the color, are called as auxochromes. General auxochromes जो हैं वो इस प्रकार हैं: OH, C डबल बॉन्ड OH, SO3H, NH2, NR2 etc. तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सोक्रोम वो ग्रुप्स हैं जो कि खुद तो कोई कलर इम्पार्ट नहीं कर सकते हैं, परंतु क्या करते हैं, हायर वेवलेंथ, जिसको कि हम रेड शिफ्ट भी कहते हैं, टुवर्ड्स हायर वेवलेंथ रीजन उस लाइट का अब्जॉर्प्शन जो है क्या करते हैं, शिफ्टिंग कर देते हैं। और इस शिफ्टिंग की वजह से जो इंटेंसिटी ऑफ द कलर है वो बढ़ जाता है। तो ऐसे ग्रुप्स, ऐसे ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप्स जो कि कलर इम्पार्ट न करते हुए भी, क्योंकि वो अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट को हायर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट करते हैं, वो किसी भी कलर की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, और इसलिए हम ऐसे ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप्स की उपस्थिति से किसी भी कंपाउंड के कलर की हाई इंटेंसिटी को प्राप्त कर सकते हैं। उसमें हमने यहाँ एग्जाम्पल्स दिए, इनके अलावा भी बहुत सारे ऑक्सोक्रोमिक्स प्रेजेंट होते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक इसमें जो आता है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज। डाइज may be classified by following types on the basis of utility, यानी उपयोगिता के आधार पर। On the basis of utility, dyes can be classified as follows. पहला आता है इसमें acid dyes. These are generally sulfonic acid और sodium salt of phenolic groups. Acid dyes जो हैं क्या हैं एक्चुअली, सल्फोनिक एसिड या फिर सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनोलिक ग्रुप। कलर ऑफ एसिड डाई इज बिकॉज ऑफ इट्स एनायन, एनायन की उपस्थिति एसिड डाइज में जो कलर इम्पार्ट होता है वो किस वजह से है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एनायन। दे आर यूज्ड फॉर डाइंग फाइबर्स ऑफ वूल, सिल्क, नायलॉन एक्सेट्रा। यानी एसिड डाइज जो हैं एनायन की उपस्थिति की वजह से होते हैं, और ये किसको कलर करने में मददगार होते हैं, जैसे ऊन को, सिल्क को, नायलॉन को या एक्सेट्रा। देयर इज नो इफेक्ट ऑन दिस ऑफ दिस डाई ऑन द कॉटन फाइबर, यानी एसिड डाइज जो हैं वो कॉटन के फाइबर को कलर नहीं कर पाते, बल्कि किसको करते हैं, वूल को, सिल्क को, नायलॉन को या इसके जैसे सिमिलर फाइबर को। These are used in weak acidic medium. इनका माध्यम जो है जिसमें कि डाई को घोला जाए वो भी कैसा होना चाहिए, वीकली एसिडिक होना चाहिए। Some of the examples of these are picric acid, Mauritius yellow, orange second, naphthol yellow,
एक्सेट्रा। तो कुछ जो एसिडिक डाइज हैं वो ऐसे हैं जो कि एसिडिक माध्यम में ही यदि उनको करा जाए कलरिंग, तभी वो ऐसे फाइबर्स पर जैसे कि ऊन, सिल्क, नायलॉन या इससे सिमिलर जो हैं उनको ही कलर कर पाते हैं। जैसे नेफ्थॉल येलो का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ऑरेंज सेकंड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और ये क्या करते हैं, कलरिंग करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट आता है बेसिक डाइज। दीज आर जनरली हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट्स। इट्स कलर इज बिकॉज ऑफ द कैटाइनिक पार्ट। ये जस्ट रिवर्स है। बेसिक डाइज में क्या है, कैटाइनिक पार्ट जो है, बेसिक माध्यम चाहिए इनके लिए। लाइक एसिड डाइज, बेसिक डाइज आर यूज फॉर डाइंग वुलन एंड सिल्क फाइबर्स ऑल्सो। सम एग्जाम्पल्स आर ट्राइफेनाइल मीथेन, एनालीन येलो, मैलाकाइट ग्रीन। तो बेसिक डाइज के लिए माध्यम कैसा चाहिए, बेसिक मीडियम ही चाहिए। हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट्स होते हैं, जैसे कि उसमें एनायनिक पार्ट है ऐसे ही इसमें कैटाइनिक पार्ट का होना आवश्यक है। एग्जाम्पल्स इसके हमने बताए अभी, ट्राइफेनाइल मीथेन एंड सो ऑन। नेक्स्ट आता है इसमें थर्ड टाइप जो है वो है एडहेसिव डाई या फिर मॉर्डेंट डाइज। दिस टाइप ऑफ डाइज डू नॉट डाई सिल्क एंड कॉटन फाइबर्स डायरेक्टली बट एन इनडायरेक्ट मेथड इज यूज्ड। यानी क्या है कि डायरेक्टली ये डाइज उपयोग में नहीं लाए जा सकते, पर इसका कोई इनडायरेक्ट मेथड है जिससे कि ये उपयोग में लाए जाते हैं। क्लॉथ इज फर्स्ट डिप्ड इनटू ए मेटालिक कंपाउंड और टैनिक एसिड सोल्यूशन। पहले कपड़े को किस में भिगोया जाता है, मेटालिक कंपाउंड्स में या फिर टैनिक एसिड में, और यहाँ से क्या होता है वो मेटल बाउंड हो जाते हैं। इन दिस वे मेटल आयंस बाउंड विद द फाइबर, दीज आर कॉल्ड एज एडिव्स। यानी मेटल आयंस जो हैं, मेटल कंपाउंड्स या टैनिक एसिड के सोल्यूशन में जब उस फाइबर को डुबोया जाता है तो मेटल आयंस जो हैं वो फाइबर के साथ क्या हो जाते हैं, बाउंड हो जाते हैं, वो एडहेसिव के रूप में काम में लेंगे। और फिर इस एडहेसिव से डाई का जुड़ाव होता है, जो कि इसी वजह से एडहेसिव डाइज या मॉडर्न डाइज जो है उनको कहा जाता है। मतलब ये एक तरह से डायरेक्ट उसकी डाइंग ना करके पहले कपड़े को, जिस भी फाइबर को हम डाई कर रहे हैं उसका मेटालिक बाउंड बनाएंगे, और मेटालिक बाउंड से फिर ये एडहेसिव जो डाइज हैं वो एडहेसिव होके, यानी एडहेसिव मतलब चिपका के डाई का काम करेंगे। जैसे कि एलिजरीन इज़ एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस कंपाउंड। ये डाई जो है रेड पिंक कलर विद एल्यूमिनियम मेटल देता है। फिर नेक्स्ट आता है एजोइक डाइज या इनग्रेन डाइज। दिस टाइप ऑफ डाई आर सिंथेसाइज्ड ऑन द फाइबर इन द सोल्यूशन एट द टाइम ऑफ डाइंग ओनली। ये जो डाइज हैं ये उसी समय सिंथेसाइज किए जा सकते हैं। जैसे इन विट्रो सिंथेसिस होता है उसी तरह से इसको इन विट्रो सिंथेसिस का मतलब है, या इन विट्रो रिएक्शन का मतलब है माध्यम के अंदर ही रिएक्ट कराना या माध्यम के अंदर ही उसको प्रोड्यूस करना। ऐसे ही इनग्रेन डाइज या एजोइक डाइज कहलाता है। दिस टाइप ऑफ डाइज आर सिंथेसाइज्ड ऑन द फाइबर इन द सोल्यूशन, ऑन द फाइबर इन द सोल्यूशन एट द टाइम ऑफ डाइंग ओनली। यानी जब हम किसी भी फाइबर को डाई कर रहे हैं तो सिंथेसाइज ये डाई उस फाइबर के ऊपर सोल्यूशन के अंदर ही किया जाता है। ऐसे डाइज को हम एजोइक डाइज भी कहते हैं। फाइबर्स आर डिप्ड इनटू एनी अमीन और फिनॉल सोल्यूशन। यानी फाइबर को क्या किया जाता है, अमीन या फिनॉल के सोल्यूशन में डिप किया जाएगा, फिर उसमें हम डाइएजोनियम सॉल्ट कपलिंग रिएक्शन कराकर डाई को प्रोड्यूस करते हैं। सबसे अच्छे एग्जाम्पल्स इसके हैं पैरा रेड, एनालिन ब्लैक एक्सेट्रा। तो दैट मीन्स एजोइक डाइज या इनग्रेन डाइज ऐसे हैं कि पहले फाइबर को अमीन या फिनॉल के सोल्यूशन में डुबोया जाता है, फिर उसमें डाइएजोनियम सॉल्ट से कपलिंग रिएक्शन कराई जाती है। तो दैट मीन्स फाइबर को सोल्यूशन में डुबोने के बाद ही डाई को उसके ऊपर ही सिंथेसाइज किया जाता है और तब वो इफेक्टिव रूप से डाई करता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ डाई इसमें आता है वैट डाइज। दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट देयर रिड्यूस्ड पार्ट इज सॉल्युबल इन वाटर। ऐसी डाइज जो कि खुद पानी में सॉल्युबल नहीं है, पर जब उनका रिडक्शन कराया जाता है सोल्यूशन के अंदर ही, तो जो रिड्यूस्ड पार्ट है वो क्या हो जाता है, वो वाटर सॉल्युबल हो जाता है। Therefore, these dyes are used in their ल्यूको कंपाउंड्स यानी reduced form में। Generally, these dyes are reduced with sodium hydrosulfide and then after dyeing they are oxidized in air। तो पहले तो इनका रिडक्शन कराया जाता है क्योंकि खुद ये पानी में soluble नहीं है,
फिर जब इनका रिडक्शन कराया जाता है तो जो रिडक्शन के बाद पदार्थ प्राप्त होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है। फिर उससे क्या किया जाता है, किसी भी फाइबर को डाई किया जाता है, और डाई करने के बाद उसको वापस क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, परमानेंट कलर की प्राप्ति हो जाती है। यदि उसको ऑक्सीडाइज नहीं किया जाएगा तो परमानेंट कलर की प्राप्ति नहीं होगी। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे इंडिगो कलर है और एंथ्रोक्विनोन है। ये जो हैं डाइज के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन जैसे इंडिगो ब्लू और एंथ्रोक्विनोन है खुद क्या है, इनसॉल्युबल है, लेकिन इनका जो काउंटर पार्ट है रिडक्शन के बाद जो प्राप्त हुआ है, इंडिगो से इंडिगो वाइट, इंडिगो ब्लू से इंडिगो वाइट जो है वो वाटर सॉल्युबल है। ऐसे ही एंथ्रोक्विनोन से एंथ्राक्विनोल वो वाटर सॉल्युबल है। ये दो वाटर सॉल्युबल जो हैं ये बाद में डाई करने के बाद उसको ऑक्सीडाइज करते हैं वापस, तो वो एक परमानेंट डाई के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें सब्सटैंशियल डायरेक्ट या सब्सटैंटिव डाइज। These dyes are used for dyeing cotton, rayon, wool, etc. डायरेक्टली। ये जो प्रोसेस है ये एक साधारण सा और सिंपल प्रोसेस है। फाइबर इज फर्स्ट डिप्ड इन हॉट एक्वस सोल्यूशन ऑफ डाई सो दैट डायरेक्ट डाइंग प्रोसेस takes in the fiber. After this, fiber is dried. Some examples are Congo red, Mauritius yellow, etc. तो ये जो है जनरली जो आम तौर पे फाइबर्स को रंगने के काम में लिए जाते हैं वो डायरेक्ट या सब्सटैंटिव डाइज जो हैं वो हैं, जो जिसमें कि कॉटन भी डाई होगा, रेयॉन भी डाई होगा, वूल भी डाई होगा, परंतु हर एक तरह के कपड़े के लिए एक सूटेबल डाई, जो कॉटन को डाई करता है वो ज़रूरी नहीं है कि रेयॉन या वूल को डाई करेगा, या जो वूल को डाई कर रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि रेयॉन को ही डाई करेगा। पर ये प्रोसेस सिंपल है कि डायरेक्ट उसके हॉट एक्वस सोल्यूशन में, यानी एक्वस सोल्यूशन मीन्स गर्म पानी में घुला हुआ डाई जो है वो डायरेक्ट फाइबर पर चढ़ जाता है, फिर फाइबर को ड्राई किया जाता है, जिससे कि हमें कलर्ड कंपाउंड या कलर्ड फाइबर जो है उसकी प्राप्ति हो जाती है। इनके कुछ एग्जाम्पल्स अभी हमने बताया, कॉन्गो रेड, मॉरिशस येलो, एक्सेट्रा। फिर आते हैं इसमें डिस्पर्स डाइज। This type of dyes are used to dye fibers like nylon, polyesters, etc. Small particle of dye disperse on fiber and expand. Anthraquinone derivative is an important example of this dye. यानी ये क्या ऐसे डाइज हैं जो कि नायलॉन, पॉलिएस्टर्स वगैरह को क्या करते हैं, डाई करते हैं। इनके जो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो फाइबर के ऊपर क्या है, चिपक जाते हैं और एक्सपैंड करते हैं अपने आप को। तो ये जो डिस्पर्स का मतलब ही यही हुआ है कि छोटे छोटे कण जो हैं वो उस पर चिपक जाते हैं और चिपकने के बाद अपने आप को एक्सपैंड करते हैं। तो इसमें जो एग्जाम्पल है वो एंथ्रोक्विनोन जो है वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। फिर लास्टली सल्फर डाइज। मैकेनिज्म ऑफ सल्फर डाइज इज सिमिलर टू वैट डाइज। This dye is used to reduce state on the fiber, then oxidized in the presence of air. जैसे वैट डाइज में था, पहले रिड्यूस स्टेट में फाइबर के ऊपर चिपकते हैं, फिर उसके बाद उसको ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है हवा में, तो वहाँ पर वो उस मैकेनिज्म के द्वारा ये सल्फर डाइज उपयोग में लाए जा सकते हैं। सल्फर ब्लैक इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस क्लास. It is obtained by the reaction of 2,4-dinitrophenol with sulfur and sodium sulfide. Some other examples are sulfur blue, sulfur brown, थिनॉल ग्रीन एक्सेट्रा। तो ये सल्फर डाइज का जो मैकेनिज्म है या उपयोग है वो उसी तरह से किया जाता है जैसे वैट डाइज का किया जाता है। थैंक यू।